चलिए दोस्तों, आज एक और टॉपिक हम देखते हैं रिटायरमेंट का, दैट इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो पहले एक बात अच्छे से समझ लेते हैं कि ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो जिस भी एसेट या लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ है उसको हम रिवाइज्ड वैल्यू पे बैलेंस शीट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपए था। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पार्टनर आया या गया, तो हमने वहां पे क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किया तो पाया कि उसकी कीमत बढ़ के हो गई है 11,200। पहले कितनी थी? 10,000। कीमत बढ़ गई 11,200। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, 1,200 रुपए उसमें लिखा। 1,200 रुपए आपने किस में लिखा? रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट में लिखा। और वो प्रॉफिट किसको बांट दिया? पार्टनर्स को बांट दिया। और अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 पे लिखेंगे कि 11,200 पे लिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, किस पे लिखेंगे? 11,200 पे लिखेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू पे लिखेंगे, है कि नहीं? ये बात क्लियर है एकदम। अब मान लीजिए कि पार्टनर्स बोलते हैं कि हम रिवाइज्ड वैल्यू पे नहीं लिखना चाहते हैं। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे जो दो पार्टनर्स हैं, राम और श्याम। ठीक है, राम, श्याम और इनका एक और दोस्त है घनश्याम। ये तीनों पार्टनर्स हैं। ठीक है, राम, श्याम, घनश्याम, ये 1:1:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, मान लीजिए। ठीक है, अब ऐसा है कि इन्होंने, इनका जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो बुक्स में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, बुक्स में लिखा हुआ है 10,000 रुपए। अब ये घनश्याम भाई साहब जो हैं ये रिटायर हो रहे हैं, बोल रहे हैं भाई बहुत काम कर लिया, अब हम काम नहीं करेंगे, अब एंजॉय करेंगे, हम रिटायर होना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, तुम रिटायर हो जाओ, हम अपनी पार्टनरशिप चालू रखेंगे, राम और श्याम बोलते हैं। अब यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हुआ तो देखा कि लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत हो गई है 11,200 रुपए। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए? 11,200 हमने रिवैल्यूएशन में लिखा, तो वहां से प्रॉफिट तीनों के बीच में 400, 400 और 400 बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? 400, 400, 400 तीनों के बीच में हमने प्रॉफिट बांट दिया। और आपने जो नई बैलेंस शीट बनाई उसमें लैंड एंड बिल्डिंग लिखा, वो कितने पे लिखा? 11,200 पे लिखा। मगर राम और श्याम ऐसा नहीं चाहते हैं। वो बोलते हैं कि हम रिवाइज्ड वैल्यू पे नहीं लिखेंगे, बल्कि हम तो 10,000 पे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? वो बोलते हैं कि हम 10,000 पे लिखेंगे, मगर यदि वो 10,000 पे लिखते हैं तो फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? क्योंकि रीवैल्यूएशन बनाते हैं, रीवैल्यूएशन में जो कीमत बढ़ गई है उसको हम वहां पे लिखते और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब यदि आप कीमत बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा तीनों के बीच में? पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तो क्या और कोई तरीका है जिसकी मदद से ऐसा हो सके? बिना कीमत बढ़ाए, बिना कीमत बढ़ाए लैंड एंड बिल्डिंग की, और उसका जो बेनिफिट है वो रिटायरिंग पार्टनर को दे दिया जाए। क्योंकि अभी तो उसको पैसे देने हैं, वो जा रहा है, वो बोलता है कि मेरे को ये जो कीमत बढ़ गई है उसमें मेरा जो 400 रुपए शेयर है मेरे को दे दो। तो उसको ये 400 रुपए का शेयर कैसे दिया जाएगा? तो देखते हैं कि उसको शेयर कैसे दिया जाएगा। उसको देना चाहिए हमको कितना? 400 रुपए। इसको 400 रुपए भी मिल जाए और इसकी कीमत 10,000 भी रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के जैसा ही है,
शुरुआत भी वैसी ही होती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बता ही देता हूं। ये आपका मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन है का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। यहां पे हम क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत अभी कितनी बढ़ी, 1200 रुपए बढ़ी। तो हम यहाँ पे फायदा हुआ तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1200 रुपए। ठीक है। अब ये जो फायदा हुआ ये हमने राम, श्याम और घनश्याम ये तीनों के बीच में हमने बांट दिया। 400 400 400 कुल मिला के 1200 रुपए। तो आप बोलेंगे सर यही तो किया आपने, रिवॉल्यूशन तो बना दिया। नहीं नहीं, ये रिवॉल्यूशन नहीं है, ये मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन है। ये मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का पहला पार्ट है। मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट है। ये पहला पार्ट यहीं पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने 1200 टोटल लिखा, यहाँ पे भी चलिए 1200 टोटल लिखा, ये हो गया क्लोज। दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग आपने इस तरफ रखा था ना, बस उसको इस तरफ रखिए। जो भी एसेट्स लायबिलिटीज आपने फर्स्ट पार्ट में रखे हैं, अगर डेबिट में रखे हैं तो उनको क्रेडिट में ले आइए, अगर क्रेडिट में रखे हैं तो उनको डेबिट में लेके आइए। इट इज दैट सिंपल। तो ये 1200 रुपए लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे लिखा आपने। अब इधर आ जाइए, इधर क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे बाय राम और बाय श्याम। बाय राम बाय श्याम। यहां पे ये घनश्याम नहीं आएगा, घनश्याम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। घनश्याम क्यों नहीं आएगा, हम क्या करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। यहां पे हम ओल्ड पार्टनर्स लिखते हैं और यहां पे रिटायरमेंट के बाद वाले पार्टनर्स लिखते हैं। तो ये इधर क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट में तीनों को 400 400 400 मिल गए और ये लॉस इन दोनों के बीच में बांटा जाएगा। 600 600 1200 हो गया। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट देखते हैं क्या हुआ। देखो वहां पे आप राम का अकाउंट, यहां पे हमने टू राम लिखा है, मतलब राम को पैसे दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं, 400 टू राम। ठीक है ना, जिस व्यक्ति को भी पैसे देने हैं उसको क्रेडिट कीजिए, जिससे लेना है उसको डेबिट कीजिए। तो टू राम मतलब हमने उसको 400 रुपए दिए, टू श्याम मतलब उसको भी 400 दिए, टू घनश्याम हमने इसको भी 400 रुपए दिए। इन तीनों को 400 400 400 दिए और राम और श्याम से इधर 600 600 ले लिए। समझ में आ रही बात, राम को 400 दिए प्लस फिर 600 ले लिए, श्याम को भी हमने 400 दिए 600 ले लिए। तो अल्टीमेटली 200 रुपए इससे भी ले लिए, 200 रुपए इससे भी ले लिए, मगर घनश्याम को 400 रुपए दे दिए। अब इससे क्या हुआ, देखो यहां पे हुआ यूं कि 1200 आपने यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाया, यहां पे फिर वापस कम कर दिया। तो लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत पे कोई असर पड़ा ही नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एज इट इज रहेगा, कोई भी परिवर्तन लैंड एंड बिल्डिंग में नहीं आने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और तो और ये जो रिटायरिंग पार्टनर है इसको 400 रुपए देने थे, इसको 400 रुपए मिल भी जाएंगे। और ये 400 रुपए मगर कौन देगा, ऑब्वियस सी बात है ये जो पार्टनर है ना जो कि गेन कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। इनकी जेब से 200 रुपए निकल जाएंगे, घनश्याम को मिल जाएंगे। दैट्स ऑल। बात समझ में आई, बहुत सिंपल है। कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि करना क्या है। पहले पार्ट में जिस तरीके से आप रिवॉल्यूशन बनाते हैं एज इट इज बनाइए। सेकेंड पार्ट में पूरा रिवर्स कर दीजिए, डेबिट वाली चीजों को क्रेडिट में, क्रेडिट वाली चीजों को डेबिट में। बस एक बात का ध्यान रखना है, दैट इज पहले पार्ट में ओल्ड पार्टनर्स, जो दूसरा पार्ट है उसमें ओल्ड के जो रिटायरमेंट के बाद के जो पार्टनर्स हैं वो केवल आएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो एक काम कीजिए, ये सीधे आ जाइए आप क्वेश्चन पे। ठीक है,
क्वेश्चन चलिए फटाफट हम देखते हैं। On that day, Vikas retired from the firm and Atul and Sanjeev decided to share future profits and losses in the ratio 3:2 respectively. ठीक है, भविष्य में ये लोग 3:2 में बांटेंगे और यहाँ पे विकास रिटायर हो रहा है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर अग्रीड। An amount of 2200 is included in sundry debtors be written off being not recoverable. 2200 रुपए हमको मिलने वाला नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट। ठीक है, बैड डेट हो रहा है 2200 रुपए का। ठीक है, तो हम उसको लिख देंगे। आगे देखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है, दिमाग काम नहीं करता है। वैसे क्या रहता है कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि प्रोविजन 5% बनाओ, 10% बनाओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लिखा है कि मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट, जो रेट पे अभी हम प्रोविजन बना रहे हैं उसी रेट पे बनाएंगे। तो किस रेट पे बना रहे हैं बता सकते हैं क्या? साफ साफ दिखाई देता है अगर आप ध्यान देंगे तो। 1600 रुपए प्रोविजन बना है, कितने पे? 32,000 पे। 1600 प्रोविजन 32,000 पे बना है, कितना परसेंट होता है? परसेंट फाइंड कर सकते हैं आप। 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 32,000 परसेंट निकालते सबको आता है, बहुत अच्छे से आता है ना। स्कूल में जब 500 मार्क्स का टोटल टेस्ट होता है डिफरेंट सब्जेक्ट का मिला के, उसमें से जब हमको 200 मार्क्स मिलते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जल्दी जल्दी 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500 करते नहीं करते हैं। वैसे यहाँ पे भी आपको परसेंट ही तो फाइंड करना है ना। ये 1632,000 का कितना परसेंट है? तो 1600 इंटू 100 डिवाइड बाय 32,000 दैट वुड बी 5%। साफ साफ 5% है। तो हमको जो नया प्रोविजन बनाना है वो 5% ही बनाना है। मगर क्या वो सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भाई बैड डेट हो गया है 2200 रुपए का बैड डेट। 32,000 माइनस 2200 दैट वुड बी 29,800। इसका 5% बनाना है। इसका 5% कितना होगा देखिए, 32,000 माइनस, ये होता है 1490। 1490। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,500। स्टॉक ये है, 25,600 था, 23,500 है, मतलब कितना है? हो जाएगा 2,100 का लॉस है ना। 2,100, चलो लॉस को ब्रैकेट में लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे प्रोविजन हमने बनाया 1490। ठीक है, तो याद होगा ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी कवर किया था। अच्छा है, रिपीट हो रहा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हमारा जो प्रोविजन बना हुआ था 1600, हमारे अंदाजे से ज्यादा बैड डेट हो गया। अंदाजा था 1600, बैड डेट हो गया 2200, कितना एक्स्ट्रा बैड डेट हो गया? 600। तो 600 ये भी लिखा जाएगा। और तो और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 1490, ये भी हमारा लॉस है। ठीक है ना, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 82,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 60 था, है ना। 22,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी 68,000, मतलब प्लांट एंड मशीनरी में 2,000 का लॉस है। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी रिड्यूस्ड बाय 1,400 बीइंग लायबिलिटी नॉट पेएबल, ये फायदा हो रहा है आपको 1,400 का। Atul and Sanjeev also decided that assets and liabilities shall continue to be shown at existing value। वही तो मैंने बताया, this is the motive of memorandum revaluation account। ठीक है ना, कि हम एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है उसी पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को नई बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं अपन। तो
ये है हमारा मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, एक बार पहले देख लें क्या क्या है। सबसे पहले ये हमारा बैड डेट है 600 और प्रोविजन है 1490। बैड डेट है 600 और प्रोविजन 1490। ठीक है, और आइए तो स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,500। ये भी 2100 का लॉस हो रहा है हमारा, है ना। स्टॉक 2100। ठीक है, और आइए तो यहाँ पे 22,000 का लैंड एंड बिल्डिंग में प्रॉफिट हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग में 22,000 का प्रॉफिट हुआ और 2,000 का प्लांट एंड मशीनरी में लॉस हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी 2000, प्लांट एंड मशीनरी 2000 का लॉस हुआ। ठीक, और क्रेडिटर्स में फायदा हो रहा है 1400। तो क्रेडिटर्स में फायदा हो रहा है 1400। ठीक है, और बताइए और क्या है। हो गया डन। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। $23,400 ये हो गया आपका 23,400। ठीक है, और इधर भी क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, 23,400। अगर हम माइनस करते हैं अपन, -600 -1490 -2100 -2000, तो हो जाता है 17,210। 17,210। ठीक है, अब ये 17,210 का जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये किसके बीच में बांटा जाएगा। क्या नाम है इनके, इनके नाम क्या है। अतुल, संजीव एंड विकास, है ना। अतुल, विकास, संजीव, इनके बीच में। हाँ, अतुल है, फिर विकास है, फिर संजीव है। 5:3:2। हाँ, अतुल, विकास और ये संजीव। ठीक है, 5:3:2। 17,210 ये 8605 5163 3442। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, बहुत आसान है, ध्यान देना है। ये जो भी चीजें इधर लिखी है ना, इनको इधर लिखो। बैड डेट 600। ठीक है, प्रोविजन 1490। ठीक है, स्टॉक 2100 ना, प्लांट एंड मशीनरी 2000। अब इधर हमने लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 22,000। मतलब सारी चीजें आपको बस डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट की डेबिट में लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगेन बाय, भी आपका जो लॉस होगा ये किसके बीच में बांटेंगे। कौन रिटायर हो रहा था, विकास, तो बाकी बचे अतुल एंड संजीव। ठीक है, अतुल और संजीव के बीच में किस रेशियो में, रेशियो जरा देखिए बुक में। थ्री इज टू टू। तो ये हो गया 3:2 में बांट देते हैं। 17,210 का लॉस जो है, 17,210
डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो ये हो गया 10326 और ये हो गया 6884। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपने, इतना ही करना है, यही है आपका मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है, समझ में आया है ना। इसकी यदि एंट्री करनी पड़े तो एंट्री आप किस तरीके से करेंगे वो एक बार समझ लो आप। अतुल जो है, अतुल को ये हम दे रहे हैं ना, टू अतुल, टू विकास, टू संजीव। समझना हमेशा इस बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब टू लिखा हुआ है, टू पार्टनर, मतलब हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। और यदि उसको डेबिट में लिख रहे हैं मतलब उससे ले रहे हैं, तो अतुल को पैसे मिल रहे हैं कितने, 8605, तो मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। वैसे विकास को भी मिल रहे हैं तो 5163, और संजीव को भी मिल रहे हैं 3442, और ये फिर इन लोगों से हम ले रहे हैं, ठीक है। किससे, अतुल से ले लिया कितना, 10326, और संजीव से भी ले लिया हमने कितना, 6884, है ना। अब विकास को हम देंगे 5163, ये पक्का है, तो विकास को जब हम 5160 दे रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और अतुल से ले रहे हैं तो अतुल को डेबिट कर दिया, अतुल से भी लेंगे और संजीव से भी लेंगे, तो अतुल अकाउंट डेबिट, अतुल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 8605 माइनस 10326, 8605 माइनस 10,326, ये हो जाएगा 1721, और 3442 माइनस 6884, ये हो जाएगा 3442। ये इसकी जनरल एंट्री होगी। अगर आपको एक जनरल एंट्री खाली पास करनी है ना, तो ये उसकी जनरल एंट्री होगी। क्लियर है? क्योंकि इनसे पैसे लिए और इसको पैसे दे दिए, और हमारा जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनकी कीमत जितनी लिखी हुई है बुक्स में उतनी ही लिखी रहेगी, कुछ नहीं करना है। हमने क्या किया, केवल पार्टनर्स के कैपिटल से इनको आपस में एडजस्ट कर दिया, बस सारा एडजस्टमेंट हो गया, बिना कीमत को कम या ज्यादा किए। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस हालांकि कम है, मगर फिर भी इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। अगर नहीं बना वहां पे, अगर आ गया तो फिर आपको दिक्कत दे सकती है। ठीक है, और कंसेप्ट बहुत सिंपल है, तो छोड़ के जाने का कोई मतलब निकलता नहीं है, ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे। तो चलिए यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। बाय बाय।